नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, डिप्लोमेसी किसी की जागीर नहीं होती है। डिप्लोमेसी में इफ्स एंड बट्स नहीं होते। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति। कूटनीति में कुटिल नीति नहीं होती है। भारत में या दुनिया के अंदर भी कहा जाए तो जिस डिप्लोमेसी का या जिस विदेश नीति का स्थापन पंडित नेहरू के द्वारा किया गया, वो दरअसल इतनी मजबूती के साथ किया गया कि उसका कोई पर्याय आज भी नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं उसका। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे भी एक मील का पत्थर स्थापित करना चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग मुझे भी याद रखें कि मैंने भी डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर लिखा, एक नई किताब लिखी। बेचारे मोदी जी, पहले तो उन्हें यही समझ नहीं कि डिप्लोमेसी है क्या। समझ होती तो आज इतनी भद्द नहीं पिट रही होती थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पंडित नेहरू ने जब 1947 में प्रधानमंत्री के पद को प्रारंभ किया और अपनी विदेश नीति की नींव रखी, तो वो विदेश नीति को वो 1925 में पहले ही डिफाइन कर चुके थे। 20-22 साल पहले, वो भी राइटिंग के अंदर, बोलकर नहीं, कि जब भारत आज़ाद होगा तो उसकी विदेश नीति कैसे होगी। आप उसकी दूरदर्शिता को समझिए, उसके विजन को समझिए कि जो आदमी आज़ादी से 20-22 साल पहले तैयार था कि भारत की विदेश नीति कैसे होगी, डिप्लोमेसी कैसे होगी, आप सोच सकते हो कि फिर चीज़ें कितनी परफेक्ट होती हैं। और उस विदेश नीति के सहारे पंडित नेहरू को पूरी दुनिया में ख्याति मिली। पंडित नेहरू की सोच, विचार और विदेश नीति को पूरी दुनिया के अंदर प्रशंसा मिली। और उस टाइम के कई बड़े बड़े जो दुनिया के लीडर थे, वो पंडित नेहरू का लोहा मानते थे। पंडित नेहरू के टाइम में भले कुछ बुरा भी हुआ चाइना के साथ में, लेकिन पंचशील उन्हीं के समय में आया, जो आज भी भारत और चाइना के बीच में पंचशील को कोट किया जाता है। आप सोचने वाली बात है। अमेरिका के साथ हो, ब्रिटेन के साथ हो, या बाकी यूरोप के साथ हो, या बाकी दुनिया के साथ हो, ये उस समय की बात है जब भारत के पास कुछ नहीं था, संसाधन नहीं थे, बहुत गरीब था। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी वर्ल्ड क्लास थी, मैच्योर थी। ये वो प्रधानमंत्री थे जिनको लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हवाई अड्डे पर आया करते थे। आप कभी देखो तो आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति कभी किसी को लेने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं आते हैं, लेकिन पंडित नेहरू को लेने आते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर आते थे। ये पंडित नेहरू का स्टेचर था, ये उनका रुतबा था, ये उनकी मैच्योरिटी थी। ये दुनिया में जो उनका एक क्या कहते हैं ना, कि एक पर्सनैलिटी थी, वो बहुत बड़ी थी। उनका कद बहुत बड़ा था, उनकी समझ बहुत बड़ी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सरदार पटेल 1947 में आज़ादी के दौरान, उसके बाद भी बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे। बल्कि बहुत बार तो उन्होंने कई कई महीने देहरादून के अंदर सैनिटोरियम में गुजारे अपनी बीमारी की वजह से। उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। और आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा दिन नहीं देखे उन्होंने, 2-2.5 साल के अंदर अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है पंडित नेहरू के साथ मिलकर भारत को चलाने में, वो अद्भुत है, अतुलनीय है। तो बात विदेश नीति की और कूटनीति की कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की कर रहे हैं। और अब एक आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में जो शुरुआत होती है,
अगर आप ध्यान से गौर करके देखें 11 साल पहले, तो वो पंडित नेहरू से नफरत से स्टार्ट होती है। उनका पहला चैप्टर है कि हाउ टू हेट पंडित नेहरू। भारत में एक्चुअली हमारे जो संस्कार हैं, हम अपने संस्कारों के हिसाब से अपने बुजुर्गों के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, हमारे जो पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में बुरी बातें नहीं बोलते हैं। लेकिन मोदी को तो संस्कार ही नहीं मिले हैं। जिस आदमी को संस्कार नहीं है तो उसको पंडित नेहरू के अंदर भारत की हर बुराई मिलेगी। उनको इस बात की भी चिढ़ थी कि पंडित नेहरू ने भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्यों स्टार्ट की, सारा का सारा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था वो क्यों स्टार्ट किया। उन्हें इस बात की भी नफरत थी कि पंडित नेहरू को वो ख्याति क्यों मिली जो उन्हें नहीं मिल पाई। उन्हें इस बात का भी गम है कि वो पंडित नेहरू की तरह डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब क्यों नहीं लिख पाए। उन्हें इस बात का भी गम है कि वो रात को 12 बजे पार्लियामेंट की कोई स्पीच ऐसी नहीं दे पाए जिसे ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, जो पंडित नेहरू की हिस्टोरिक स्पीच है। रात को 12 बजे जीएसटी लॉन्च करने से आप पंडित नेहरू थोड़ी बन जाते हो। आप उसे दूसरी आज़ादी का नाम दे सकते हो, लेकिन वो कोई दूसरी आज़ादी थी नहीं, सिवाय इसके कि आप एक हंसी के पात्र बन गए कि पंडित नेहरू को निगेट करने में, नफरत करने में आपने ज़िंदगी गुजार दी। जब इंसान नफरत करने में ज़िंदगी गुजार देता है ना, तो फिर उसके हाथ खाली रह जाते हैं। जो आदमी सारी ज़िंदगी दूसरों से नफरत करे, कांग्रेस से नफरत करे, पंडित नेहरू से नफरत करे, इंदिरा गांधी से नफरत करे, राजीव गांधी से नफरत करे और बाकी भी जो विपक्ष है उससे नफरत करे, तो उसके पास आपको देने के लिए क्या बचेगा? उसके हाथ में क्या है? पंडित ये नरेंद्र मोदी के हाथ में क्या है सिवाय नफरत है? उसने नफरत की खेती की और नफरत की खेती करके जो फसल मिली, नफरत ही दुनिया में बांटी और हिंदुस्तान में भी बांटी। तो सबसे पहले जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनका ये कहना था कि पंडित नेहरू से कितनी नफरत कर सकते, कितना मैं बोल सकता हूं पार्लियामेंट में, उसके बाहर उतना बोलूं, जितने उनको मैं भिगो भिगो के जूते मार सकता हूं उतना मारूं। लेकिन उससे पंडित नेहरू का कद थोड़ी कम होता है, कद तो इनका ही कम हुआ। और फिर अच्छी खासी फौज पैदा कर ली जो पंडित नेहरू को गालियां देने के लिए काफ़ी थी। लेकिन पंडित नेहरू तो उससे भी उनकी मृत्यु नहीं होती। कहने को तो इनकी फौज गांधी को भी रोज जूते मारती है, लेकिन उससे गांधी का कद तो कम नहीं होता ना। अब रही बात यहां पर कि मोदी जी अपनी एक अलग किताब लिखना चाहते थे विदेश नीति की, जो पंडित नेहरू से अलग हो, हटके। इनको इंदिरा गांधी का नॉन अलाइंड समिट भी पसंद नहीं आता था, पंडित नेहरू का भी नॉन अलाइंड समिट पसंद नहीं आता था। तो इनका कहना था कि ये जो सदर्न वर्ल्ड है, जी हाँ, ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाई कि हम ग्लोबल साउथ हैं, हम ना क्या कहते हैं ईस्ट के साथ हैं ना वेस्ट के साथ हैं, हम तो ग्लोबल साउथ हैं। और मोदी जी सोचते रहे कि मैं इसकी लीडरशिप एक्वायर कर लूं ग्लोबल साउथ की। जब देखो ग्लोबल साउथ की बात करते नजर आए। और फिर जफियां पपियां वाली राजनीति और विदेश नीति शुरू कर ली, डिप्लोमेसी में जहां जाए जफी पप्पी जफी पप्पी जफी पप्पी। सब्सटेंस ना हो तो कोई क्या करेगा अल्टीमेटली। और सबके साथ जफियां पपियां, और जहां जफियां पपियां नहीं डालनी है वहां भी जबरदस्ती करके भीच भीच के अपना जफियां डालते रहे। अंग्रेजों को ये ना पसंद आता था, बंदा ये कर क्या रहा है यार, कौन सी डिप्लोमेसी है, ये क्यों जफियां मार रहा है मेरे को। और कई बार वहां पे जब उनके साथ विदेशी मेहमानों की वहां पे लेडीज होती तो उनके हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे, हाथ ही नहीं छोड़ते। पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है कि लेडीज के हैंड से हैंड पकड़ लेंगे तो हैंड ही नहीं छोड़ेंगे। और ये इसको असभ्यता मानते हैं अंग्रेज लोग, हैं कि आप हाउ यू आर होल्डिंग द हैंड ऑफ ए लेडी फॉर सो लॉन्ग, और छोड़ने को तैयार नहीं हो। संस्कार नहीं हो, सभ्यता नहीं हो तो असभ्यता ही तो आएगी। और इस असभ्यता को वो डिप्लोमेसी में लेके गए। एक किस्म से भारत की डिप्लोमेसी बदतमीज, बेहुदा और बेहया डिप्लोमेसी बन गई। पंडित नेहरू को गवाया तो हमने सब कुछ गवा दिया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं सिवाय उसके कि सबके साथ हमारी दुश्मनी।
हमारी मुसीबत का टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं था, कोई नहीं खड़ा था, सब छोड़ के चले गए। और इन्हें यही नहीं समझ में आया कि सब छोड़ के क्यों चले गए मुझे। एक और चीज का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया डिप्लोमेसी के अंदर, अहंकार, घमंड, अति घमंड कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और फिर शो केस किया गया, जिस कंट्री में जाए, मैं तो 70 कंट्री में आया हूं, मैं 80 कंट्री में आया, इससे पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री आया नहीं। भाई देश संभाले या विदेश संभाले, जहां जहां जरूरी है वहां हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते थे। तुम्हारी तरह थोड़ी कि रोज झोला उठाकर चल पड़े, फ्री का प्लेन है, फ्री के पायलट है, फ्री का फ्यूल है, फ्री का आना जाना है, तो क्या 24 घंटे उड़ते रहोगे क्या। लेकिन क्या है ना कि मुफ्त की चीज मिले तो इंसान उड़ता ही रहता है ना। यही मोदी है, ऑब्सेशन विद द पावर, ऑब्सेशन विद द नेम एंड फेम, कि मुझे गॉड माना जाए, मुझे भगवान मान लिया जाए, मैं बहुत कुछ हूं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भिगो के पढ़ने शुरू हुए मोदी को, तो मोदी की सब चीज़ें थोड़ी नीचे आनी शुरू हुई। और वो जो ऑरा चेहरे पे जो चमक होती थी, जो घमंड होता था, वो नीचे आना शुरू हुआ। और जब से ट्रंप ने इनको भिगो के मारा है, सुबह शाम मारा है, उसके बाद तो इनकी बोलती बंद है साहब। इनके मुंह से जुबान नहीं फूट रही है कि मैं ट्रंप को बोलूं क्या। भारत का जो डिप्लोमेटिक फेलियर है ना, वो अद्भुत है साहब, अद्भुत है। सच बात तो कहा जाए कि अनपढ़ों के हाथों के अंदर सरकार चली गई, और जिन्हें पता ही नहीं था अल्टीमेटली कि भाई ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। ये दिक्कत है सारी की सारी। मोदी जी ने डिप्लोमेसी को अपनी जागीर बना लिया कि मैं एक नई कवायद लिखूंगा, मैं एक नई चीज लिखूंगा जो नेहरू के हिसाब से अलग होगी। और उन्होंने सोचा कि दो बहुत सारे मुल्क हैं, वो उस हिसाब से चलें जिसे मैं चाहता हूं। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मोदी जी ने बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को, यह समझ लिया कि ये मेरे मुख्यमंत्री हैं और इनको मैं डिक्टेट कर सकता हूं। इनका बस चले तो उनके देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को नियुक्त भी कर दें ये लोग। और इस चक्कर में उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, नेबर फर्स्ट। नेबर फर्स्ट को मार के खत्म कर दिया साहब। नेपाल से दुश्मनी, बांग्लादेश से दुश्मनी, पाकिस्तान से दुश्मनी, श्रीलंका से दुश्मनी, मालदीव से दुश्मनी, म्यांमार से दुश्मनी, अब भूटान से भी आधी दुश्मनी। कहां गया नेबर फर्स्ट? सब उड़ गया, खत्म। ये समझते रहे कि भाई ये जो नेपाल के, भूटान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, मालदीव के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, ये मेरे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हैं, मैं इनको डिक्टेट कर सकता हूं। लेकिन साहब आपकी औकात इतनी नहीं है अभी कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए कि आप दादागिरी चलाओगे। आपकी दादागिरी सुनने को तैयार नहीं है। आपका नाम शी जिनपिंग नहीं है, आपका नाम पुतिन नहीं है, और आपका नाम ट्रंप नहीं है। इस दुनिया के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वही तीनों हैं। जिनका नाम ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मोदी जी का नाम उनमें नहीं आता है। लेकिन मोदी तो क्या है कि इन तीनों का भी स्वामी बनना चाहते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी बनना चाहते हैं। वो शी जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप के भी स्वामी बनना चाहते हैं। अब मैं क्या कहूं इसके बारे में। वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले, लेकिन कोई उनके हिसाब से नहीं चलता। और डिप्लोमेसी के अंदर आज जो हमें लोग मार रहे हैं, हमारी जो इंसल्ट कर रहे हैं, जो हमें ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि मोदी ने डिप्लोमेसी को अपनी जागीर समझकर अपनी किताब लिखने की कोशिश की। वो अनपढ़ों की किताब थी, जिन्हें चीजों की समझ नहीं है कि डिप्लोमेसी होती क्या है। बड बाइडन के साथ में ग्लास लेके खड़े हैं, कोई ड्रिंक उसमें है, और ये हंसे जा रहे हैं। और सामने से बाइडन क्या बात कर रहा है, भाई तुम क्यों हंस रहे हो उसके ऊपर? और बाइडन को कहते हैं एम आई किडिंग, कि मैं मजाक कर रहा हूं क्या? और उस पर वो भी समझ नहीं आया, उस पर भी हंसे जा रहे हैं। ये दरअसल अपना उपहास करवाते हैं। फिर भारत में कुछ लोग कहेंगे हमें क्या जरूरत है कि हम अंग्रेजों के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ग्लास कौन से हाथ में लेना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, कैसे सिप करना है, हम क्यों उनकी बात पे चलें?
आप क्या अनपढ़ हो, अक्खड़ हो, बेवकूफ़ हो क्या, या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल आपको नहीं पता? एक पुरानी कहावत है, व्हेन इन द रोम डू एज द रोमन्स डू। जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हो तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको पसंद आए या नहीं आए। आप जब वो वहां पे ग्लास रेज कर रहे हैं, आप सुनो उस टाइम बैठ के जलेबियां नहीं खा सकते। पर बंदा पढ़ा लिखा हो तब तो समझ में आएगा ना उसको। और मोदी जी पढ़े लिखे तो है नहीं, उन्हें समझ तो है नहीं। राजा बन के बिठा तो दिया है, लेकिन राजा बनने के लायक नहीं थे। हालांकि बहुत सारे अनपढ़ चौथी क्लास पास हैं, अंधभक्त हैं, जो समझते हैं कि भाई ये देखो हमारा आदमी देखो प्रधानमंत्री बन गया, दुनिया के ऊपर इसका राज चल रहा है। भाड़े के 20, 30, 50, 100 आदमी बुलाकर उनको डांस करवाते हैं अलग अलग एयरपोर्ट के ऊपर, और करोड़ों अरबों रुपए उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। यही तो किया आज तक उन्होंने। और जब भी फॉरेन में जाओ तो इनका नाम तो वहां के अखबारों में टीवी पे आता नहीं है, लेकिन यहां पे ये लोग दिखाते रहते हैं, देखो कैसे हो रहा है, मैं कर रहा हूं इसके ऊपर, आप समझने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो इन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आप क्या करोगे अल्टीमेटली? मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को शायद थोड़ी सी हमें समझने की ज़रूरत है। मोदी ने अपनी गलती से दरअसल पूरे के पूरे भारत को बदनाम किया डिप्लोमेटिक फील्ड के अंदर। हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, अगर सच कहा जाए तो। क्या कहूं इसके बारे में? एक आदमी की नासमझी ने आज हमें पूरी दुनिया में मजाक का रूप बनवा के रख दिया डिप्लोमेसी में। नेहरू सलग अपनी किताब लिखना चाहते थे डिप्लोमेसी की, ना नेहरू को समझ पाए, ना डिप्लोमेसी को समझ पाए, कूटनीति को कुटिल नीति समझते रहे और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करवाई। वही तो हम देख रहे हैं। यही है हमारी पेशकश। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता तक बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।